दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं संतोष नायक। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है बोल सच बोल, जो अभी ही जस्ट चालू हुआ है। और ये चैनल बनाने का मकसद है मेरा कि लोगों तक सच्चाई और एक बेहतर भारत निर्माण में मैं सहयोग करूं, ताकि लोगों तक सच लेके आऊंगा। तभी शायद मैं कई जो जिनकी बात देश तक, सरकार तक नहीं पहुंच पाती, मैं कोशिश करूंगा। और जहां गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ मैं आवाज उठा सकूं, ताकि हम उसे सुधार सकें, एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। मेरा मकसद यही है। इस चैनल के माध्यम से सच को मैं दिखा सकूं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया और जो हमारी मेन मीडिया है, जो टेलीविजन है हमारे, जहाँ पे हम सच्चाई को नहीं दिखा पा रहे हैं, जहाँ एक मेन स्ट्रीम मीडिया, एक पेपर एक स्ट्रीम मीडिया दिनों दिन अपना विश्वास खो रही है। जो लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ, एक चौथा खंभा बोला जाता है। जब तक चार खंभे नहीं होंगे, कोई भी चीज़ का आप उसको स्थिरता नहीं ला सकते और उसका निर्माण नहीं कर सकते। कॉलम होता है, आप बोल सकते हो, लोकतंत्र का मेन स्ट्रीम मीडिया, पर ये अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, जिसकी वजह से आज बात बात में लोग लड़ बैठते हैं। बार बार छोटी सी बात में लोग आग बबूला हो जाते हैं। पेशेंस यानी थोड़ा सा, यानी कि धीरज नहीं है लोगों पे। इन चीज़ों को ये निर्माण हुआ है क्यों? ये क्योंकि हमारे शिक्षा में कमी है। अगर हम शिक्षा में अक्षरों का ज्ञान के साथ में अगर साक्षरता अच्छे से पढ़ाएं और भारत का इतिहास आप तभी अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हो, मैसेज दे सकते हो। जो आने वाला जनरेशन है, उनको अगर आप 6 साल 7 साल के ऊपर से जो बच्चे हो रहे हैं, उन लेके यानी आप एक उदाहरण है, 5वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के भी अगर आपने बच्चों को ये 5 साल में हर बच्चे अपने क्षेत्र की व्यवस्था, देश के बारे में, इन चीजों को कुछ जगह प्रैक्टिकल देखे, पढ़े, इनमें इतिहास से रिलेटेड। जैसे अगर हम हर जिले और तहसील विभाग में अपने सांस्कृतिक भवन, कल्चरल भवन, ऐतिहासिक भवन, जो इतिहास से है, फिर लाइब्रेरी, ऐसा एक बहुत बड़ा भवन हो, काफी बड़ा है, जिसमें इन चीजों की व्यवस्था हो। हम बड़े हैं, हमारा देश काफी बड़ा है जनसंख्या वाइज, तो हमें चीजें हर चीज बड़े मात्रा में करना हो, ताकि उसकी व्यवस्था सही रख सके और चीजों का उसका यूज सही होगा और चीजें सभी के लिए अवेलेबल होंगी। उस क्षेत्र में जितने लोग अगर वहाँ पे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो ऐसे इस हिसाब से अगर बड़े चीजों का निर्माण हो और उस क्षेत्र में देश के प्रति क्या देन है और क्षेत्र का क्या इतिहास रहा है, इन चीजों का कुछ ऐतिहासिक चीजें जो वहाँ से निकली हो, मिली है, उनका निर्माण करना या फिर उन चीज़ों को रखना एक लाइब्रेरी जैसा, और लोगों तक पहुँचाना, दिखाना कि ये देखो, ये है, इस क्षेत्र का है। जैसे मैं नागपुर हूँ, तो नागपुर का अपना एक इतिहास है, भारत के लिए क्या देन है, भारत देश में आज के वहाँ पे क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या निर्माण होता है, किस कारण से नागपुर को जाना जाता है। इन चीज़ों को अगर हमें रखना है सामने, तो हमें एक ऐतिहासिक भवन बनाना पड़ेगा, कल्चरल भवन बनाने पड़ेंगे और वहाँ पे इन चीज़ों को रखना पड़ेगा सबूत। आधुनिक के साथ साथ में उन्होंने अपने कल्चर को भी बचा के रखा हुआ है, उन्हें अपने कल्चर को नहीं भूला है। जापान को भी देखा है, उन्हें आज भी वो लोग अपने जो पुराना इतिहास है और कल्चर है, उसमें वो उसके साथ साथ में वो विज्ञान को भी साथ। और हम यूरोपियन चीजों को तो अपना रहे हैं, लेकिन अपनी चीज को हम बाहर भूलते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमको एक दिन ऐतिहासिक बना सकता है, यानी हम इतिहास बन के रह जाएंगे हकीकत की जगह। तो हमें अपना इतिहास भी संभालना होगा, कल्चर भी संभालना होगा, और कल्चर के साथ में हमें एक विज्ञान को भी अपनाना, तभी हम अग्रणी और एक बेहतर भारत निर्माण। इसके लिए सरकार को बड़े मात्रा में, जैसे आज रोड ट्रांसपोर्ट का हो रहा है, इसके साथ साथ में हर क्षेत्र में, जिसका अपने अपने तहसील तक के, जिले में तो होना ही होना, तहसील बने, वहाँ भी कल्चरल भवन, ऐतिहासिक भवन और लाइब्रेरी, इनके अच्छे बड़े मात्रा में निर्माण करें, ताकि लोग 5वीं से लेकर 10वीं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट, ये समय समय पर अपने स्टूडेंट को ले जाकर एक बढ़िया उनका एक टूर कराए, दिखाए, समझाए। तो उससे क्या होगा कि जब ऐतिहासिक चीजें पढ़ाई जाएंगी, वैज्ञानिक चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो चीजें प्रैक्टिकल दिखेंगी। आज हमारे क्षेत्र से क्या जा रहा है, हम क्या निर्माण कर रहे हैं, इस चीज को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तभी हम आने वाली जनरेशन को भारत के प्रति हम ला सकते। वो जनरेशन ऐसी तैयार होंगी जिसमें हमको आज शिकायत की मौका नहीं है। जब उन्हें चीजें समझ आएंगी, तो कहीं ना कहीं अपने देश से, इतिहास से जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, लगाव और बढ़ेगा देश के प्रति। तो ये चीजें जब तक आज की जनरेशन को प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो डिजिटल के दौर में आपको सच्चाई को ज्यादा साथ में रखना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन जब झूठ आएगा, तो जो भी आपने मेहनत किया वो सब बेकार। तो हमेशा आप सच को साथ में रखिए और अपने देश का निर्माण में भूमिका निभाइए। और एजुकेशन का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब है कि हम देश के निर्माण में कैसे भूमिका निभा सकते। जब भी मौका मिले, अपने तक कोशिश करना चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को चीजें आसान कैसे बना सकते हैं, चाहे वो जॉब की स्थिति में हो या हम कुछ सर्विस की स्थिति में हो या मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में हो। हमें अच्छा समझ के ही हमें अपना धन अर्जित करना चाहिए, जिससे हमें गलत करने से रोका जाएगा। अपने आप से ही आपको समझाना होगा। हर बार आपको कोई बड़ा उसका अधिकारी आके समझाएंगे नहीं। अगर कोई ट्रैफिक में हमें निकलना है कोई रोड से और बाई चांस वहाँ पे सिग्नल नहीं है चालू और काफी ट्रैफिक जाम हो रहा है, सब तरफ से लोग आ रहा है, तो हमको वहाँ पे धीरज रखना चाहिए कि हम पहले निकलने की जगह में सिक्योर, सुरक्षित निकलने की दिमाग में रखना चाहिए। सिग्नल के तो हम रुकते नहीं, और सिग्नल नहीं भी रहा तो तोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। हम बिना हेलमेट के सुरक्षा के हम निकल जाते हैं। हम जहाँ हमको 3 सीट बिठानी है, कुछ भी हॉर्न कहाँ बजाना, इन चीजों का तक बेसिक तक हमको ज्ञान नहीं है। तो अब अंदाजा लगा हमारी शिक्षा क्या सिखा रही है हमें। और बड़े बड़े ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है, लेकिन बेसिक और हकीकत ये चीज कोई नहीं बता रहा है। इसलिए मैंने सोचा
सोचा कि मैं एक चैनल निर्माण करूं जिसमें मैं अपनी बात रख सकूं और कुछ हद तक भी अगर मैं पहुंचा पाता हूं प्रशासन तक, लोगों तक, तो ये मेरी कामयाबी होगी। मेरे चैनल का नाम है बोल सच बोल। बस इसका मकसद है कि सच लोगों तक पहुंचाना। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और शेयर करिए। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना होगा, पूरे विश्व में आज जो यूथ की स्थिति है, काफ़ी अर्थव्यवस्था, काफ़ी इसमें बड़ा आदमी तो बड़ा बनते जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, और इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। पहले एक समय ऐसा था कि इंग्लैंड, यूके जो थे, पूरे वर्ल्ड में यूके, फ्रांस और अमेरिका, ये आज भी रूल कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो। कोई मीडिया के माध्यम से, कोई सरकार अपने पेपेट, अपने टूल गेट बिठाल के, कोई कुछ और तरीके से आर्थिक स्थिति। तो आज के समय में अमेरिका भी वही हरकत कर रहा है जो पहले इंग्लैंड लोगों को कब्जा करके करता है, अमेरिका डिजिटल तरीके से ज़्यादा से कर। तो ये कभी भी इंसान के हितैषी नहीं है, ये खुद का तो नुकसान करते ही हैं, दूसरे का भी नुकसान। आज एशिया महाद्वीप में अगर अस्थिरता है, अगर इसका अंदाजा लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिकी दबाव, अमेरिका की रणनीति की वजह से। आज इंडिया और चाइना के बीच में भी जो क्लैश है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का ही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा चाहे कि यहाँ पे दूसरा चाइना डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि हमने एक को तो कैसे भी संभाल लेंगे, लेकिन अगर दूसरा अगर इंडिया भी होता है तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री के जो उनके जो ब्रांड है, उनके जो चीजें हैं, वो नहीं बिकेंगी, उनका मार्केट ऐसे ही खराब हो जाएगा। और उन्हें जो एक सपना देखा हुआ है कहीं ना कहीं कि हम एशिया में अराजकता लाकर हम अपने आप को पैसे कमाने वाले देश बनाए रखें, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। छोटे छोटे कंट्री हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, हमसे तो बिल्कुल छोटे हैं। उन कंट्रियों के ब्रांड हमारे देश में बिक रहे हैं, उन कंट्रियों के हर चीज हमारे देश से रेवेन्यू जा रहा है, हमारे देश से प्रॉफिट जा रहा है, लेकिन उनका योगदान हमारे देश के लिए कुछ भी। ऐसे देश हमारे लिए निर्णय लेते हैं अच्छे और बुरे के। बताओ, आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, हमारी चीज यहाँ से वहाँ नहीं बेची जाती, लेकिन वहाँ से चीजें यहाँ पे बेची जाती। और कई तो ऐसे है कि यहीं पे निर्माण करेंगे, यहीं पे सब कुछ करेंगे, और हमें बेच के रॉयल्टी लेके चले, जैसे हम वो चीज को बना ही नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन पहले जो गवर्नमेंट थी, जो बनाई गई थी भारत में, सबसे पहले गवर्नमेंट जिनकी पार्टी, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात करता हूँ, यही दो ही भारत का निर्माण कर सकते हैं और यही दो ही भारत को बर्बाद भी करते हैं। कांग्रेस ने लंबे समय तक जो किया, उसने उसकी एक थिंकिंग थी जो मेरा सोच और समझ में है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, दूध पिलाना नहीं उसको, ऐसी स्थिति थी उनकी एक माँ के तहत। लेकिन उन्होंने कभी भी देश को बहुत तीव्रता और तेजी से निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें डेवलप नहीं किया। जैसे जैसे उन्हें हल्का हल्का एजुकेशन भी ऐसा दिया ताकि लोग सोचने या समझने की क्षमता कमजोर बनी रहे, ताकि सरकार पे क्वेश्चन ना करे। हमेशा गुमराह किया गया है। आज चाइना के बारे में लोगों को आज भी नहीं पता है, और मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, चाइना अमेरिका से भी 10-15 साल आगे। वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री बेहतर और अच्छी स्थिति में है तो चाइना, जापान, कोरिया में वो भी साउथ कोरिया। ये कंट्रियां हमसे 50 साल, कुछ चीज़ें में 100 साल के आसपास हैं आगे हमसे। अब अंदाजा लगाओ, हम 10 साल में इतना बदल चुके हैं अपने देश को, तो आने वाले समय में हम 10 साल में और भी अच्छा कर सकते। लेकिन जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है वो भी कोई 100% सही नहीं है, और एक इंसान बदल नहीं सकता चीज़ों को जब तक कि सारे पॉलिटिशियन अच्छे ना हो। हमारे देश में अकेला मोदी जी बोलेंगे आप 10 साल, हाँ किया है, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कई चीज़ों में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यही काम अगर 20 साल पहले होता तो शायद आज इंडिया की स्थिति और भी बेटर हो। अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन क्योंकि पहले की जो गवर्नमेंट थी वो क्या यथा स्थिति को बनाए रखती, बस चलने तो धीरे धीरे, और हम यहाँ पे कैसे लंबे समय तक राज करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए यहाँ से अच्छे टैलेंटेड लोगों को यूरोपियन कंट्री में भेजेंगे, वो मजबूर होकर खुद ही। यहाँ पे हमने IIT लाया, IIT से मुझे याद करो भारत में उसका 20% भी यूज नहीं हुआ है, 80% यूज यही यूरोपियन कंट्रियों ने किया है। यहाँ से कोई भी IIT इंजीनियर बनता है, उसको सर्विस किसको देने जाता है, वो यूरोपियन कंट्री को देने जाता है। यहाँ से थोड़ी सी स्थिति अच्छी हुई, छोड़ के सीधा बाहर चले जाता है, तो उसका बताओ देश में क्या योगदान है? नहीं है। एक दिखाने के लिए एक फंड आता है, पर उससे हमारा देश आज तक नहीं बन पाया। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में साक्षरता के साथ, शिक्षा के साथ साथ में साक्षरता भी लाना होगा, भारतीयता लाना पड़ेगा, और हमें हर धर्म के प्रति, हर किसी के प्रति एक अच्छी शिक्षा देनी होगी। हमारे बीच में नफरत नहीं है, नफरत बनाई जाती है। जब आपको सही एजुकेशन नहीं होगा, कुछ पढ़े लिखे भी काफी गंवार हमारे यहाँ देश में पैदा होगा। पैदा तो आदमी अच्छा ही होता है, गलत शिक्षा उसको गलत इंसान बना देगा। हमको इंसान के खिलाफ इंसान जब भी मौका मिलता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी इकोनॉमिक के नाम से, कभी भाषा के नाम पे, जब जैसा मौका मिला है। और ये सिर्फ टोल गेट है जो यूरोपियन कंट्री हैं, जिनके बड़े बड़े प्रभाव हैं मीडिया से लेके हर जगह, चाहे उसमें चाइना भी रोल निभाने लगा है अभी, कि भारत अस्थिर था, अनबैलेंस्ड इंडिया हमेशा रहे, ताकि इंडिया का सही ढंग से निर्माण ना हो। अमेरिका ऑलरेडी कर ही रहा है, उसको पता है कि इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा तो कहीं ना कहीं सीधा अमेरिका जैसे कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, पर वो चाहते हैं कि इंडिया अस्थिरता रहे, और वहाँ पे वो जानबूझ के ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे डेवलप कराते हैं ताकि यहाँ पे अनपढ़ और गंवार लोगों की ज्यादा और पढ़े। लेकिन वो प्रमोट ऐसे लोगों को करते हैं कि देखो एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन्फ्लुएंसर भी बन के अपने आप को, भाई 1000 में या लाख में एक इंसान सक्सेस होता है, उसका एल्गोरिदम में ही ऐसा बिठाया गया है उदाहरण के तौर पर। तो ये सब
प्लानिंग है। अब उसके तहत ना जाने कितने लाखों युवा इंटरनेट से जुड़ तो गए, लेकिन सिस्टम एजुकेशन से दूर भाग गए। तो जैसे मैं कम एजुकेशन रहने के बाद में भी अपने पास नॉलेज रखता हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा, तो हर इंसान ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का दिमाग कर जाता है। जब टैरिफ वार हुआ था चाइना और अमेरिका के बीच में, अभी बीच में, तो चाइना के लोगों ने जो ब्रांड्स के तहत जो चीज़ें डेवलप की थी उनके बारे में हकीकत बताई भी है। ये चीज़ मैंने देखा भी है। 200-250 रुपये की शर्ट होती है, वो ब्रांड का लेबल लग जाता है, वो 2,500-3,000 रुपये हो जाता है। तो ये हकीकत है। तो ये हमें एक ऐसा रोक दिया गया है, और ये पैसा हम सिर्फ नाम, उनके नाम को अच्छे तरह से, जबकि वो कंपनियां का बैकग्राउंड देखा जाए तो कहीं अच्छा नहीं है, और वो कहीं वर्ल्ड में मानव हितैषी नहीं है। प्रदूषण में वो सहयोग करते, वो लोग बीमारियों में सहयोग करते, वो हर चीज़ में वो ज़्यादा बढ़ाने के केमिकल्स हर जगह वो चीज़ें अच्छा तो करते नहीं है, फिर उनका नाम को ऐसा चमकाया जाता है। अभी कोई भी खाने की चीजें हैं, कुछ भी प्रोटीन कुछ नहीं रहता उनमें, लेकिन रियल चीज रहती नहीं है। जूस के नाम से बेचा जाता है, एनर्जी के नाम से बेचा जाता है। चीजों को देखो तो आप वहाँ पे चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा उसको किया जाता है कि पूछो मतलब। वही कंपनियां से आती है जिनके मूल वो कंपनियों के मालक है। उन जैसे अभी इंडिया में वही पैकेट में देखेंगे तो उसमें आपको 13% से 18% शुगर मिलेगा। वही ब्रांड का पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी जाएंगे उसमें, एनर्जी ड्रिंक, उसमें आपको वही, जैसे सिंगापुर हो गया, अमेरिका, उनमें आपको 6%, 7%, 8% शुगर मिलेंगे। लेकिन वही भारत में वही कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज कर देती, सिर्फ स्वाद और टेस्ट बढ़ाने के लिए। हेल्थ की कोई देख रेख नहीं है, और इसके खिलाफ गवर्नमेंट उठती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, उनमें ठेकेदारी और उनको जो एजेंसियां मिलती है वो पॉलिटिकल लोगों को ही मिलती है। तो वो कैसे करें? जैसे अभी हमारे यहाँ शिक्षा में, शिक्षा को एक अनप्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हकीकत देखा जाए, ये शायद लोग नहीं बात करते होंगे, शिक्षा एक अनप्रॉफिट, चाहे प्राइवेट कंपनियां कोई भी हो, इन्हें प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया है। इन्हें बनाया गया है भारत में अच्छा निर्माण, अच्छी शिक्षा के लिए, एक सहयोग थोड़ा सा, यानी ज्यादा प्रॉफिट वहां से आप नहीं निकाल सकते। लेकिन आज पूरी तरह से शिक्षा व्यापार हो चुका है। स्कूल ही आपको यूनिफॉर्म देगा, स्कूल ही आपको किताब देगा, स्कूल ही ठहराएंगा कि आपसे कितना फीस लेना। तो ये गलत, और ये बहुत बुरा असर डालेगा भारत में, और यही नफरत के कारण। एक और चीज है, ये तो प्राइवेट तो कर ही रहे हैं, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? भेद। अगर कास्ट वाइज आरक्षण दे रहे हो तो आपको आर्थिक स्थिति में सबको देना चाहिए। 40% वाले को गवर्नमेंट डीएम, कलेक्टर, एसपी सब बना रहे हो आप, और 90% वाले को, जिसने मेहनत करके आया, उसको तुम चौकीदार भी नहीं बना पा रहे हो, वो लाइन पे खड़ा है। एक इंसान को 8,000 रुपए वही कोर्स के लिए, दूसरे इंसान को वही कोर्स के लिए 80,000 रुपए लग रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा में भी अगर आप आरक्षण देंगे तो भेदभाव क्यों नहीं होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य में गवर्नमेंट को आरक्षण चीजें जैसी निकाल देनी चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य ये 12वीं तक के टोटल फ्री कर देना चाहिए। कोई भी हो, कम से कम 12वीं तक के आपको शिक्षा लेनी है, और ये टोटल फ्री है। और जो 12वीं तक के पढ़ेगा उनको स्वास्थ्य की रक्षा भी किसी अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट उनको एक इंश्योरेंस दे देंगी, उसके तहत उनका इलाज होते रहेंगे। हाँ भाई, ये स्टूडेंट है, इसको बिल्कुल फ्री है। स्टूडेंट के माँ बाप को भी इलाज फ्री है। अगर इसमें अगर हम थोड़ा सहयोग करें तो हम एक बेहतर भारत निर्माण कर सकते हैं। और चाहे प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल हो, 12वीं तक के टोटल फ्री होना चाहिए। किताब, यूनिफॉर्म, हर चीज फ्री होनी चाहिए। इससे क्या होगा? एक व्यापारीकरण का जो सिस्टम चला आ रहा है, कहीं ना कहीं छुप जाता है अनुदान के नाम से, इसके नाम से, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जानबूझ के भी अंदर, क्योंकि इसमें पूरे स्कूलों में ज्यादातर पॉलिटिकल ही लोग हैं, और या तो पॉलिटिकल के रिश्तेदार हैं। कहीं ना कहीं से उनको घूस और एक पैसे के लालच में चक्कर में कई गलत चीजें उनको दिखने के बाद भी अनदेखा कर देते हैं। तो ये एक बेकार लोगों को निर्माण करने में सहयोग भूमिका। ऐसा नहीं है कि आज कोई पॉलिटिकल ने घूस ले लिया तो उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा तो होते नहीं। एक्चुअल में जो माँ बाप के साथ में अत्याचार होता है, उसके वो फिर कहीं ना कहीं गलत नीति में चलता है, फिर वो अपने बच्चों को फिर वही गलत नीति में चलाएंगे। या फिर वो बच्चा जो शोषण होता है, उसके माँ बाप का तकलीफ होती है, वो बच्चा फिर कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेके चलता है, और आगे वो एक बल्दे की भावना से जीता है। जब जब उसको मौका मिलता है अपने बल्दा निकालता है, वो किसी भी रूप में निकाल। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो आज, जिसके कारण आज देश कहीं ना कहीं देश से प्रेम और देश के प्रति प्रेम दूर होते जा रहा है। लोगों भेदभाव एक दूसरे में बढ़ रहा है, जातिवाद की वजह से। अरे हम शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर एक हो जाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य में हम एक हो जाएं, तो कैसा भेदभाव रहेगा बताओ? वो फ्री में एजुकेशन, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, एजुकेशन एक जैसा होना चाहिए। तभी हम पे मानसिकता जो भेदभाव स्टार्टिंग पैदा होती है वो होंगी नहीं। अगर हम स्टार्टिंग से ही हर किसी को सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिले, अगर सही शिक्षा मिलेंगी तो उसे अच्छे बुरे के ज्ञान होंगे, और कहाँ उसे शामिल होना है, किसके साथ बैठना है, कैसा अपने आप को विकसित करना है, कहाँ भीड़ में शामिल होना है कि नहीं होना, किसके बातों में आना है। आप तभी आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप हर किसी को तो नहीं कर। अब कई लोग दोषी देते हैं, एक लोकल वार्ड में अगर कुछ समस्या हो गई तो सीधा मोदी जी को गाली देते। ये क्यों होती है ऐसी करना? क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि यहाँ पे मोदी जी का क्या रोल है। यहाँ पे लोकल जो प्रशासन है, जिसे आपने वोट दिया है, उसका, चाहे वो कोई भी पार्टी का, या तो हमने जाति देख के दिया है, या तो अपने रिश्तेदारी देख के दिया है, या तो हमने हमारे उससे रिलेशन देख के दिया है। ज्यादातर वोट हमारे यहाँ ऐसे होते, हम ये उसके गुण और उसके अच्छाई को देख के हम नहीं देते। तो फिर बाद में हमारे साथ जब
समस्या होती है हम सीधा सरकार को, जो मुखिया है उनको गाली देते। तो ये गलत, मैंने हमेशा देखा है मोदी जी ने कभी गलत निर्णय नहीं लिया है, लेकिन लोगों ने कई निर्णय उसके अच्छे होने नहीं दिए, फिर भी उन्होंने चुपचाप उस चीज को सहा और उनकी चीजें, उन्हें जो डिसीजन लिया आज प्रधानमंत्री के तौर में लिया, और प्रधानमंत्री ने हमेशा अच्छा ही किया, राष्ट्रपति ने अच्छा, लेकिन लोकल में उसका इंप्लीमेंट कितना हुआ और कितने ईमानदारी से हुआ, ये है लोकल प्रशासन का काम। अब कारपोरेशन का काम कारपोरेशन अपना निभाएंगे नहीं। हमारे यहाँ पे इधर एक सीमेंट रोड बनती है और दूसरी तरफ से खोदते भी आता है, अब 1 महीना नहीं होगा 2 महीना तोड़ते भी आएगा। ये सिविल इंजीनियरिंग, ये प्रोग्राम जो बनाने वाले, इनको ये चीज सोचना हो और इसके ऊपर क्वेश्चन भी कोई नहीं उठाता। ये सबसे बड़ी बात है कि हम बुरा होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाते कि पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा सही ढंग से क्यों यूज नहीं होता, इसके बारे में हम नहीं सोचते। हम तो सिर्फ ये सोचते भैया हमने टैक्स दे दिया, हो गया, हमें इसको फॉलो भी करना पड़ेगा, हमें इससे मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा चीजों, तब जाके हम उसी को रोक सकते हैं। नहीं तो गलत नीति वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हम अगर हमारे आजू बाजू गलत हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी होगी और उसके पूरी जानकारी भी लेनी होगी कि ये सही हो रहा है नहीं हो रहा, क्यों बार बार रोड तोड़ी जाती है और क्यों बार बार बनाई जाती है, जिससे वहां पे ना बिजनेस हो पाता है ना वहां पे आवागम के, हमेशा कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। ये क्यों? ये साल 2 साल में एक बार हो तो ठीक है, आपको 6 महीना नहीं होता, 3 महीना नहीं होता है, वही ढंग से सूखा नहीं होता है, ड्राई नहीं हो पाता है और उसको दोबारा खोलना चालू हो जाता है। ये हाल के दिनों में काफी देखने को मिल रहा है। तो ये लोग सही प्लानिंग नहीं। और दूसरा, बाजू में जो गटर लाइन बह रही है, बीच में रोड है। अब गटर लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो इतने ऊपर में पानी जाने का होल है और नीचे रोड इतनी है। अब जब तक के पानी इतना नहीं भरेगा तो यहाँ जाएंगे तो वो वहाँ जो पानी भरा रहेगा वो कब बहेगा, तो उसके खिलाफ तक कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे इंजीनियर को ब्लैकलिस्ट भी नहीं करते हैं। कहीं रोड बना रहा है वो गलत बन गया, अरे ये तो गलत फोकस, वो सब प्लानिंग रहती है, बाद में इसको करके फिर दोबारा निर्माण करेंगे, फिर उसका कमीशन आएगा, क्योंकि कमीशन तो जाना ही है पॉलिटिशियन को। ये सारे चीज जानने के बाद में भी पॉलिटिशियन चुप रहते हैं और एक ऐसा गुमराह करते हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक के शिक्षा ही ऐसी दी गई है, वो रोजगार के पीछे भागता रहे। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी अच्छे बुरे के। जब तक हम सही शिक्षा का निर्माण नहीं करेंगे, हम सही शिक्षा अक्षरों के साथ साथ में हम साक्षरता नहीं देंगे, हम जगह जगह अपने जिले में और तहसील विभाग जैसे विभागों में हम कल्चरल भवन, सामुदायिक भवन, हम ऐतिहासिक भवन, इतिहास रिलेटेड, हम वहाँ पे लाइब्रेरी अच्छी निर्माण नहीं करेंगे, तब तक कि हम आम आदमी तक के सही शिक्षा, सही नॉलेज नहीं पहुंचा पाएंगे। और फिर जो अलग अलग गुमराह पेपेट की तरह काम करते हैं, एक डॉग की तरह, जैसे डॉग का एक मालक होता है, एक घर में एक मुखिया होता है, उसका हमेशा वो जो डॉग होता है वो जो उसके लाड़ प्यार ज्यादा करता है तो उसके बहुत सुनता है। इसी तरह यहाँ के पत्रकार, यहाँ के लोग, काफी लोग हैं जो पॉलिटिशियन है, जो अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे कई कंट्रियों के भरोसे, जर्मनी के भरोसे ये लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में अगर अच्छा निर्माण हो रहा है तो ये लोग एक पेपेट का काम करते हैं और वहाँ पे उसका खोट निकाल के लोकतंत्र का बहाना लेकर वो उस पर हमला बोलते हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है, और उस पर दबाव डालते हैं और अंदर इनकी फिर सेटिंग होती है। हाँ ठीक है भाई, हम इस बात में ध्यान रखेंगे, अगर अमेरिका से हमको बेनिफिट आ रहा है, अमेरिका को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम कम नहीं करेंगे, अगर इंग्लैंड को प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे कमी होने लगी तो उसको एक पेपेट की तरह, एक टूल गेट की तरह काम करेंगे और उसको बदनाम करेंगे ताकि दोबारा से फिर हम उस पर डिपेंड हो जाए। हम कई चीजें निर्माण कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा और व्यवस्था की कमी है। आज चाइना पे हम 80% से ऊपर डिपेंड है, लोग नहीं मानते हैं, अलग बात है। आज इलेक्ट्रिकल वाहन बना रहे लोगों को नहीं पता होगा, लिथियम आयन बैटरी हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, अभी तक हम उसका निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने आज इलेक्ट्रिकल में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, लेकिन इसका सोर्स आज भी हम दूसरे पे डिपेंड है। तो ये क्यों नहीं कर पाए? स्पेशल धातुओं के बारे में बात, फिर बीच में सेमीकंडक्टर के बारे में बात, जो चीज आज तीव्र गति से चलने की कोशिश हो रही है, अगर आज 20 साल पहले होती तो शायद आज हमारी स्थिति बेटर हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके बारे में बात रखूंगा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो देश के निर्माण में काम आएंगे। हम देश को, सरकार को जगा सकते हैं, सरकार को एहसास करा सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं सरकार गलत निर्णय नीति लेके आई है, कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होती, सही ढंग से वहां पे लागू नहीं होती है। और शिक्षा में हम सुधार सबसे पहले करें, तभी हम सारा चीज सुधार कर। शिक्षा में प्राइवेट को एक हमने जब दिया है ऑर्गेनाइजेशन एक सेवा के तौर में, तो वो सेवा का ही उसमें एहसास करना होगा, उसका मॉनिटरिंग करनी होगी, उसका पूरी तरह से पारदर्शिता करनी होगा। और एक किताब, पेन, क्लास, हर चीज 12वीं तक के टोटल फ्री कर देंगी गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है तभी ये कंट्रोल हो पाएगा। नहीं तो ये इतना नासूर और ऐसा बन चुका है अभी कि आप शिक्षा में बिल्कुल सही भेदभाव और नफरत इसी से बढ़ रही है। मैं इसकी एक एक चीज रखूंगा इसी चैनल बोल सच बोल पर कि हम कहाँ कम हैं और किस वजह से हम आज, जब ये हमारा 10 साल में इतना तीव्र डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, हम रोड ट्रांसपोर्ट में इसमें काफी अच्छा किए हैं, आईटी सेक्टर में भी हमने काफी, लेकिन आईटी सेक्टर से हमें थोड़ा सा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये तो फॉरेन कंट्री को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। यहाँ के जो आईटी में जो लड़के हैं अच्छे, वो अपना रेवेन्यू उठा के तो वो फॉरेन जाके शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही इतनी गंदी करके रखी हुई है। तो जो समझदार हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनको तो कुछ लोग सपोर्ट ही नहीं है गवर्नमेंट से, और उनको दलील किया जाता है ताकि वो यहाँ से जाके जल्दी बाहर जाए। ये यूरोपियन कंट्री और कुछ यहाँ पे उनके जो पपेट हैं, यहाँ पे जो उनके डॉग की भूमिका निभाते, इनका मकसद है कि देश में अच्छे लोग और अच्छे दिमाग वाले लोग ज्यादा दिन ना टिके। बिजनेसमैनों पे हमला जानबूझ के किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का निर्माण टैक्स पेयर से होगा। टैक्स पेयर कौन होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं, और बिजनेसमैन ही को टारगेट किया जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं करते, इंग्लैंड में ऐसा नहीं करते, वहाँ पे एक लिमिटेशन होती है, वहाँ पे चाइना में ऐसा नहीं करते, लेकिन इंडिया में जानबूझ के, क्योंकि उनको पता है जो कंट्री इंडिया में दबाव
बनाना चाहती है उनको पता है कि हम इंडिया में कैसे कंट्रोल कर। तो दोस्तों हमें अपने सोर्सों को, अपने बिजनेसमैनों को, अपने जो नेचुरल और अपने जो संस्कृति को, इसको सबको बचाना होगा और गलत बिजनेसमैनों को सबक सिखाना होगा। देश का निर्माण ही हमारा सबसे मकसद होना चाहिए और उससे हमारा निर्माण होगा। हम सर्वप्रथम अपना देश का निर्माण करेंगे तभी हम हमारा निर्माण कर। एक अच्छी शिक्षा ही हमें सही दिशा दिखा। तो मैं ऐसी जो बातें कमजोरी है, जो देश को नुकसान पहुंचा रही है और जो हमारे बीच में नफरतें फैला रही है, इन चीजों को मैं सच्चाई के साथ में चैनल में रखने की कोशिश करूंगा। और मुझे इन बातों को भी ध्यान रखना होगा कि डायरेक्टली किसी को मेरे बात बुरा ना लगे, नहीं तो मेरे पीछे पता है आज की व्यवस्था कैसी है कि कोई अगर सच बोलता है तो उसके पीछे कितनी तकलीफ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।